चलिए चलिए तो हम आगे का पार्ट लेकर आ गए हैं। तो हमने पहले पार्ट में भरत मुनि के बारे में बात किया था और अब हम बात करेंगे भामह के बारे में। तो धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच लक्ष्यम कलाशु च प्रीतिम करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधन। काव्य अलंकार की ये पंक्ति है और इन्होंने अब इसमें क्या बताया है। सत्काव्य के अनुशीलन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान होता है, कलाओं में नैपुण्य मिलता है और कीर्ति तथा आनंद की प्राप्ति होती है। इन प्रयोजनों से कीर्ति का लाभ कवि को तथा प्रीति अर्थात अलौकिक आनंद कवि और पाठक दोनों को मिलता है। ठीक है, इन प्रयोजनों से कीर्ति का लाभ कवि को तथा प्रीति अर्थात अलौकिक आनंद कवि और पाठक दोनों को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार भामह के अनुसार चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कलाओं में दक्षता एवं प्रीति काव्य के प्रयोजन हैं। काव्य प्रयोजन का प्रारंभिक संकेत है जो वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न बन सकता है कि काव्य प्रयोजन का प्रारंभिक संकेत कहाँ मिलता है। तो ऑप्शन में नाट्यशास्त्र होगा तो उत्तर आपका यही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वामन ने क्या कहा है इसके बारे में। काव्यम सददृष्टा दृष्ट्यार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्यम रात चारु दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात् अदृष्ट प्रयोजनम कीर्ति हेतुत्वात्। अब देखिए, अब आप इस पंक्ति में क्या ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। अब इन्होंने दो चीज़ के बारे में बात करी है। पहला है दृष्ट और दूसरा अदृष्ट। आप यहाँ से इसको पकड़ कर ध्यान रख सकते हैं, इस कीवर्ड को दृष्टा दृष्टार्य, इतना ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने ये बताया है। यह हेतुत्वात् 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 इनकी तीनों पंक्तियों में आया हुआ है। अब पहली पंक्ति आ जाए तो भी आप इस कीवर्ड से पकड़ सकते हैं, दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, कोई भी आ जाए आप कर लेंगे। अब देखिए, ये पंक्ति इनकी काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति से ली गई है। अब वामन ने काव्य का प्रयोजन दृष्ट एवं अदृष्ट को माना है। ये देखिए, आप यहाँ पे ऊपर पढ़ रहे थे ना, दृष्टा दृष्टार्थ कीर्ति प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। तो इन्होंने देखो यहाँ पे बताया है कि वामन ने काव्य का प्रयोजन दृष्ट एवं अदृष्ट को माना है। दृष्ट का अर्थ है कीर्ति की उपलब्धि। अब कीर्ति उपलब्धि का संबंध बाह्य गुण से है। दृष्ट का अर्थ क्या है, कीर्ति की उपलब्धि, और कीर्ति की उपलब्धि का संबंध जो है वो बाह्य गुण से है। अदृष्ट का अर्थ है प्रीति या आनंद की प्राप्ति, और आनंद की प्राप्ति क्या है, आंतरिक अनुभूति है, आंतरिक गुण है हमारा। होता है कि नहीं होता, आंतरिक अनुभूति जब होती है किसी चीज़ की तो आपको समझ आता है। उसी तरीके यहाँ पर अदृष्ट का अर्थ है प्रीति या आनंद की प्राप्ति, और इसी को आंतरिक गुण भी कहते हैं। तो आप देखिए, ये चीज़ ध्यान कर रख सकते हैं कि पहला तो दृष्ट अदृष्ट, दूसरा कीर्ति की उपलब्धि प्रीति या आनंद की प्राप्ति। और ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि दृष्ट अदृष्ट भी हो सकता है, आप कभी प्रश्न बने तो, या कीर्ति की उपलब्धि प्रीति या आनंद की प्राप्ति भी हो सकता है। और संबंध बाह्य गुण से आंतरिक गुण से, तो बाह्य गुण आंतरिक गुण ऐसे भी दे सकता है। तो आपको ये दृष्ट अदृष्ट के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि दृष्ट कीर्ति की उपलब्धि बाह्य गुण, इन तीनों का संबंध एक ही है। वामन ने अपने काव्य प्रयोजन में रचयिता यानी कि कवि एवं धारक दोनों की भावनाओं का आदर दिया है। कवि की सिद्धि कीर्ति है और पाठक का प्राप्य प्रीति है। कवि की सिद्धि क्या है, कीर्ति, यानी कि उसका जो बाहरी गुण है वो, ठीक है। तो कीर्ति क्या है, कवि की उपलब्धि है।
और पाठक का प्राप्य प्रीति है, यानी कि आंतरिक अनुभूति है। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको पढ़ करके आत्मसात करते हैं, अनुभूत करते हैं कि इसका क्या हुआ होगा। जैसे हम कोई चीज़ दुखद सब न्यूज़ पढ़ लेते हैं या दुखद चीज़ें देख लेते हैं तो हमें आंतरिक रूप से दुख होने लगता है, ठीक है। यही आंतरिक गुण है, ठीक है, जो बाहर से तो नहीं दिखता लेकिन होता है। अब बात करेंगे रुद्रट का। पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भोज ने भी, एक कवि भोज हैं, उन्होंने भी दृष्ट और अदृष्ट को ही काव्य प्रयोजन माना है, ठीक है। जैसे कि वामन ने दृष्ट और अदृष्ट दो काव्य प्रयोजन माने हैं, उसी तरह एक भोज कवि हैं जिन्होंने दृष्ट और अदृष्ट को काव्य प्रयोजन माना है। अब बात करेंगे रुद्रट की। तो इनकी काव्य प्रयोजन से संबंधित पंक्ति है, ननु काव्येन क्रियते सरसा नाम वगमश्च चतुर्वर्गे। काव्यम अलंकार से इनकी पंक्ति है, इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। तो रुद्रट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं, जिनमें है युगांत स्थिर जगत व्यापी यश, दूसरा है धन प्राप्ति, तीसरा है विपत्तिनाश, और चौथा है अलौकिक आनंद, और पांचवा है आप्त कामना यानी कि रोग से मुक्ति, धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति यानी कि चतुर्वर्ग। परंतु इन्होंने यश को विशेष महत्व दिया है। इन 6 काव्य प्रयोजन तो माने ही हैं इन्होंने, इसके साथ साथ इन्होंने यश को विशेष महत्व दिया है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि रुद्रट ने अपने बताए हुए काव्य प्रयोजनों में सबसे ज़्यादा महत्व किस काव्य प्रयोजन को दिया है, तो यश को महत्व दिया है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि युगांत स्थिर जगत व्यापी यश, यानी कि यश को महत्व दिया और यही इनका विशेष है, जो विशेष रूप से ये मानते हैं। दूसरा है धन प्राप्ति, विपत्ति नाश, तीसरा, चौथा है अलौकिक आनंद, और पांचवा है आप्त कामना, धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। परंतु इन्होंने यश को विशेष महत्व दिया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आनंदवर्धन की। आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन के बारे में क्या कहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीयते तत्व स्वरूपम। अब इनकी एक रचना है ध्वन्यालोक, उसी से यह पंक्ति ली गई है। अब इनके अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीत हृदयाह्लाद ही इनके अनुसार काव्य प्रयोजन है। अगर आनंदवर्धन के अनुसार पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीत हृदयाह्लाद को इन्होंने काव्य प्रयोजन माना है। अब देखिए ये पंक्ति आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो आप इसको पहले और दूसरा शब्द को पकड़ सकते हैं, तेन ब्रूमः सहृदय, इतना आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रूमः शब्द किसी के उसमें नहीं आया हुआ है। तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि ये आनंदवर्धन का है, ठीक है। और अभिनव नोट दिया हुआ है कि अभिनव गुप्त ने भी प्रीति को ही काव्य प्रयोजन माना है, किंतु उनकी प्रीत रसानुभूति परक है, ठीक है। इनकी क्या है, प्रीति हृदयाह्लाद है परक है आनंदवर्धन की, और अभिनव गुप्त की रसानुभूति परक प्रीति है, ठीक है। अब बात करेंगे कुंतक की। तो कुंतक ने काव्य प्रयोजन के संबंध में क्या कहा है। कुंतक ने क्या कहा है, धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः काव्य बंधो अभिजाता न हृदयाह्लाद कारक व्यवहार परिष्पदम सौंदर्य